हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में हम जिस विषय पर करेंगे चर्चा, सबसे पहले कर लेते हैं उसकी चर्चा। तो क्या क्या है आज, सबसे पहले एक बार निगाह डालते हैं इंडिया के 3 सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर में, यानी द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन। आज है डेट 27 ऑफ फेब, यानी आप फेब के लास्ट में चले गए। हमेशा याद रखेंगे, ये एडिटोरियल नहीं है। हर एडिटोरियल को मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग मोल्ड करता हूं, इसीलिए इसे बोला जाता है यूपीएससी टोरियल। तो शुरू किया जाए भाई आज की अपनी चर्चा। कल हम लोगों ने बातचीत किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुआ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया है एनसीईआरटी क्लास 8th की बुकलेट पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया था करप्शन को लेकर के, कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है। उस पर हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था और जिसमें मैंने फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया था, क्योंकि उस समय तक और डेवलपमेंट नहीं हुआ था और मैंने एक बैलेंस अप्रोच रखने को कहा था कि भाई क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। अब आज फाइनल आ गया है कि वो चैप्टर हटा दिया गया है और उसको लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ऑर्डर किया है कि भाई ये जो चैप्टर है इसको आप हटाओ, जिसमें जुडिशरी के करप्शन के बारे में बातचीत की गई है। और ये भी कहा है कि मार्केट में जितनी भी टेक्स्ट बुक जा चुकी हैं उन सबको बुलाओ, यानी पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक को जब्त कर लो। और यह विषय चर्चा में है। अब देखिए बेचारा, एक तो ये हो गया, अब दूसरा क्या गया, मोदी ने क्या कहा। अब इसी घटनाक्रम पर, यानी जैसे मैं हमेशा वो ट्रायंगल आप लोगों को बनाता हूं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी कैसे चल रही है, ऑब्वियस है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी हमारे संविधान से चल रही है। और सबसे ऊपर कौन सी बॉडी है, जुडिशरी है, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जुडिशरी ने सुआमोटो संज्ञान लेते हुए यह माना कि भाई समस्या हो चुकी है, ठीक है, इससे न्यायपालिका की छवि जो है वो खराब होगी, करप्शन की छवि बनेगी यंग जनरेशन में। उन्होंने माना ये सही नहीं है और इसको उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना माना है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, सारी चीजें भी मैं जब डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा सब आपको समझाऊंगा। तो ये तो हो गया बेचारा, यानी जो एनसीईआरटी में जो जिस बंदे ने भी ये काम किया होगा, जिस टीम ने काम किया होगा, पहले जुडिशरी ने एक थप्पड़ दिया। अब इतना ही नहीं, अब जुडिशरी ने दिया तो जो दूसरा पिलर है डेमोक्रेसी का, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, अब कार्यपालिका भी आ गया फॉर्म में। हम क्यों चुप रहेंगे, सभी संस्थाएं ताकतवर हैं। अब कार्यपालिका क्या करी, मोदी डायरेक्ट्स अथॉरिटीज यानी एनसीआर टू प्रोब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लो भैया, यानी मोदी ने अधिकारियों को कहा कि एनसीईआरटी की किताब विवाद की जांच कीजिए। यानी अब एक कमेटी बनेगी जो जांच करेगी कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर आया कैसे। ध्यान से समझिएगा। तो एग्जीक्यूटिव भी इस विवाद में कूद पड़ा। अब बेचारा जब एग्जीक्यूटिव कूद पड़ा तो एनसीईआरटी क्या करेगा, दंडवत थर 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 कांपने लगा। उसने मांगी है माफी, उसने सीधे मांगी है माफी। अब माफी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप देख सकते हैं एक डेवलपमेंट है। अब इस डेवलपमेंट पर जो कल मैंने आपसे बातचीत कही थी, स्वाभाविक है आज भी जो अपना कंक्लूजन है वो वही रहेगा, यानी एक बैलेंस्ड अप्रोच। तो आज हम लोग उसी बैलेंस्ड अप्रोच की तलाश करें, क्योंकि देखो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो हमें बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इसी एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। यानी जो सिविल सर्वेंट होते हैं, तो ये जो एग्जीक्यूटिव है उसी का पार्ट है। यानी एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले गवर्नमेंट हो गई और फिर होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, यानी जो सिविल सर्वेंट होते हैं। तो आपको तो हमेशा एक बैलेंस अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, और वो अपनी क्लास में हमेशा डेवलप करने की कोशिश करता हूं। इसीलिए मैं मार्केट को जो वर्ड पसंद आते हैं उसका इस्तेमाल यहां नहीं करता हूं, क्योंकि आप सब सीरियस एस्पिरेंट हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो सेलेक्ट होने के लिए आपको बड़ी बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ती है, इसीलिए यहां पर हम बैलेंस काम करेंगे। तो हम इसको लेके आ जाएंगे यूपीएससी सबसे पहले, यानी यूपीएससी के सिलेबस से कनेक्ट करेंगे। और सिलेबस में सबसे पहले आज हम जाएंगे एसे के ऊपर। एसे
डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितने भी ऐसे अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है, आप कोई सा भी कि इंडियन डेमोक्रेसी किस तरफ जा रही है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ना, वेदर इंडियन डेमोक्रेसी कहां जा रही है, तो कहां जा रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इनमें कहां जा रही है। फिर एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा कि आफ्टर इंडिपेंडेंट 50 ईयर्स में हमने जो नहीं लर्न किया, स्वाधीनता के 50 वर्षों में हमने जो नहीं, लेकिन उसके बाद अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं, अब 75+ ईयर हो चुके हैं, तो अब यही क्वेश्चन फिर से आ सकता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 ईयर हो चुके हैं, हमने डेमोक्रेसी में क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम, पॉइंट को पकड़िएगा, जब हम डेमोक्रेसी के आउटकम पर बातचीत करते हैं तो आउटकम में स्वाभाविक रूप से प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो हमें दोनों एस्पेक्ट लिखने होते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है, जो मेन फीचर है, वो है मेरे प्यारे बच्चों, जो सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस यानी कि दो विचार ए एंड बी, उसको ये मिला लेता है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो डेमोक्रेसी जो हमारी है वो चलती है इन इंस्टीट्यूशंस से, किससे, पकड़िएगा कैसे आएगा उस ऐसे में कि हमारी डेमोक्रेसी कहां जा रही है। तो डेमोक्रेसी किससे चलती है, डेमोक्रेसी चलती है इंस्टीट्यूशन से, संस्थानों से चलती है, नहीं हमसे भी। तो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन से चलती है। डेमोक्रेसी किससे चलती है, जो इंडिया के सिटीजन है उनसे चलती है। सिटीजन जितना अच्छा बिहेव करेंगे उतना ही बढ़िया डेमोक्रेसी होगी। इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके डाला गया कि नहीं डाला गया। वैसे ही जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, किसी भी डेमोक्रेसी की सफलता और इंडियन डेमोक्रेसी की सफलता भी उन इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती है। तो वो इंस्टीट्यूशन कौन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, और इनसे जुड़ी हुई अन्य तमाम संस्थाएं, सेंटर स्टेट दोनों में। तो आज हम डेमोक्रेसी जो हमारी जा रही है, प्लस या माइनस, जो भी हम डिबेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूरे जो इवेंट है उसको ध्यान में रखते हुए, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, यही कि इंडियन डेमोक्रेसी एक अच्छे पाथवे पर है, एक अच्छे रास्ते पर है। कैसे एक अच्छे रास्ते पर है, बिकॉज कि यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई एक घटना होती है तो फिर दूसरी भी होती है और फिर तीसरी भी, यानी इंस्टीट्यूशंस हमेशा अपनी क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखते हैं। अगर दूसरे इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि यार मेरे लिखी गई किसी भी बात से दूसरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी कम हो रही, तो तुरंत माफी भी मांग लेता है। जैसे एनसीईआरटी ने क्या किया, माफी मांगा। सुप्रीम कोर्ट को यह लगा था और उन्होंने सुआ मोटो लिया। तो आप देख सकते दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, और इन दोनों के द्वारा यहां किसी का झुकना, किसी का उठना नहीं है। इन दोनों घटनाक्रमों से हमें क्या पता लगता है, इन इवेंट से हमें क्या पता लगता है, हमें यह पता लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी बिल्कुल हेल्दी डेमोक्रेसी है, जहां पर वाद विवाद और संवाद, इन तीनों की गुंजाइश हमेशा बनी हुई होती है। और उसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं। मामला जुडिशरी का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी डायरेक्ट इंटरवीन किया, ये खूबसूरती है। अब हां, आलोचना करना और आलोचना कहां तक करना, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आप जैसे एस्पिरेंट को समझना चाहिए। जरा पॉइंट को पकड़िएगा, जो किताबों में नहीं है वो आपको सिखा रहा हूं मैं, यहां पे अभी डिटेल करूंगा। क्रिटिसिज्म यानी आलोचना और अवमानना, यानी सुप्रीम कोर्ट कैसे ये समझेगा कि ये चीज क्रिटिसिज्म है और ये कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, न्यायालय की अवमानना है, ये वो कैसे समझेगा। और एक एस्पिरेंट कैसे पता लगाएगा कि क्या क्रिटिसिज्म है और क्या अवमानना है। तो ये चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। और फिर जैसे ही हम जीएस पेपर मतलब ए से, और फिर जैसे हम जीएस पेपर 4 पे आएंगे, आपको याद होगा यूपीएससी ने कब पूछा था भाई, जरा एक बार करेक्ट करना, मैं 2017-16 कब पूछा था, थोड़ा मिस कर रहा हूं, पूछा था ना कि जब तक हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर नहीं करेंगे, पूछा था लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा किए बिना, विदाउट शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पूछा था कि नहीं, ना तो सरकार यानी गवर्नमेंट चल पाएगी, ना बाजार यानी मार्केट चल पाएगी,
और ना ही पूरा सिस्टम चल पाएगा। ऐसा पूछा था कि नहीं? क्या है, जो भी डेमोक्रेटिक एथिकल वैल्यूज हैं उनको आपको साझा करना पड़ेगा। उस प्रश्न की डिमांड यही। तो आप देख सकते हैं हम ये सब साझा ही तो कर रहे। एक संस्था ने कुछ काम किया, दूसरी संस्था को लगा, उसने प्रश्न उठाया, तीसरी संस्था ने भी कहा कि हम जांच करेंगे, तब जिस संस्था ने क्वेश्चन उठाया था उसने बैक ऑफ कर लिया। तो ये जर्नी आपको यूपीएससी की समझनी है भैया, तब जाकर के आपको आएगा मजा, नहीं तो फिर। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों टॉपिक आज, और फिर उसके बाद जीएस पेपर 2 तो आपको बताने की जरूरत नहीं भैया। जीएस पेपर 2 यूनिट नंबर 6 अगर आप सिलेबस ओपन करेंगे तो इस सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट का रोल वो पूरा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल यहां पर आपके साथ कनेक्ट होगा, और यही पीएसआईआर ऑप्शनल में भी चला जाएगा। पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर नंबर 1 सेक्शन बी में आप देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे जुड़ी चीजें हैं। तो ये सारा हो गया। और प्रीलिम्स के लिए आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पहला टर्म देखना है, दूसरा देखना है सुओ मोटो, जो मैंने कल ही आप लोगों को दिया है। कोई डाउट है किसी बच्चे को सुओ मोटो क्या होता है? ये दोनों चीजें आपको देखना है, मजा आएगा। अब आते हैं आज का जो आर्टिकल है अगला, ये हिंदू का आर्टिकल है, एनालाइजिंग इंडिया साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन एंड एफ्लुएंस। अब मेरे बच्चों, यानी भारत के अभाव और समृद्धि के चक्र का विश्लेषण। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये क्वेश्चन, यानी ये जो एडिटोरियल है, क्या यही डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछा है कि नहीं? 2015 में पूछा है, 15 में कि 16 में? मुझे तो पता है कि 15 में पूछा है, हो सकता है कि डेट आगे पीछे हो जाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मूल है कि कॉन्सेप्ट पूछा गया, पूछा है कि नहीं साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन। चलो भाई, पूछा है कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट ही उठा करके पूछा और कहा कि गुरु अगर पॉवर्टी खत्म करना चाहते हो तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अगर पॉवर्टी खत्म करना है तो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन, पीओडी को खत्म करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन यही है साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन। मींस कि अगर एक फैमिली आज गरीब है तो जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो उसकी सेकंड जनरेशन होने वाली है, ये फर्स्ट जनरेशन उसको क्या क्या नहीं दे पाएगा? कौन सा फार्मूला है? सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR, ये मेरा फार्मूला है। यानी ये जो पहली पीढ़ी है अपनी सेकंड जनरेशन को नहीं दे पाएगी 6HR, यानी क्या नहीं दे पाएगी? बच्चा पैदा होता है, मुंह खोलता है, क्या चाहिए? मम्मा दुद्धू, मतलब बोल नहीं पाता लेकिन उसे दुद्धू चाहिए, यानी न्यूट्रिशन। तो ये क्यों? क्योंकि इसकी जो मां होगी, ये जो, यानी इसकी जो मां होगी, उसके तो ब्रेस्ट में फीड कराने के लिए दूध ही नहीं होगा। क्यों? अब आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं? मेरा चेहरा अगर ऐसा है तो इसका मतलब मैं व्यंग से कह रहा हूं, क्योंकि आप सब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने टीचर के फेस के भाव को भी समझिए। ये व्यंग है, जब भी हल्का सा मुस्कुराओ समझ लेना सिस्टम पर एक व्यंग है, चूंकि मैं साहित्यकार भी, आप सबको पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और साहित्यकार वो वाला नहीं यार जो खड़ा होकर के कविता पढ़ दे। भाई साहब, ऐसे साहित्यकार दरबारों में अच्छे लगते हैं। साहित्यकार वो अच्छा है जो सिस्टम की बारीकियों को समझता है और उन सिस्टम की बारीकियों को जनता से जोड़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा। वो नहीं कि आपका बड़ा अच्छा कंठ है, खड़े हो गए, कविता पढ़ दी, जनता ताली बजा दी, उस कविता के अंदर का मर्म क्या किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जनता ताली बजा दी, हो गया काम, सुपरस्टार इंडिया में क्रिएट हो गए, हो गया। तो ये मां के स्तन में दूध काहे नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा चूंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में नहीं, सरकारी डेटा जिसमें छुपाया भी जाता है। अब ये मैं कोई आपको कॉपी में नहीं लिख, लेकिन तब भी सरकार डेटा थोड़ा बहुत मैनेज करती है, हर एक गवर्नमेंट कोई भी आए। और अगर गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो यूनाइटेड नेशन भी बैठा हुआ ना। यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की 55% महिलाएं क्या है? जरा कमेंट लिख दो, बोलो भाई, लिख दो कि ये महिलाएं क्या हैं? एनीमिक हैं, यानी कि शरीर में खून ही नहीं है। और ये कहां की महिलाएं हैं? वही महिलाएं हैं जो साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन वाली फैमिली में जन्म लेती। तो अब न्यूट्रिशन नहीं मिला, मां के स्तन में दूध है नहीं, और
पिता इतना संपन्न है नहीं कि अपनी सेकंड जनरेशन को सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6 HR यानी न्यूट्रिशन। दूसरी चीज क्या चाहिए, जैसे ही बच्चा दूध दूध पीना शुरू किया फिर उसका हेल्थ भी खराब होता, चूंकि वो पेट ओम से बाहर निकलता है, गर्भाशय से बाहर निकलता है, वहां पर वो प्रोटेक्टेड है अपनी मां के प्रोटेक्शन से, बच्चा अपनी मां के प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट है। लेकिन जैसे ही बाहर आया, दिल्ली में आया, एयर पोल्यूशन से लेकर के ना जाने यानी तमाम प्रकार की समस्याएं, तो फिर उसके ऊपर आते ही वायरस बैक्टीरिया ये सब क्या करेंगे, अटैक मारेंगे। तो दूसरी चीज क्या होती, हेल्थ केयर, यानी जिसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। अब मुझे बताइए, ये अगर वंचित है पहली पीढ़ी, तो वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट भी अवेलेबल कराती है कम्युनिटी सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में। हालांकि हर जगह प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ केयर अच्छा वर्क भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी चलो हम मान लेते हैं सरकार अवेलेबल करा रही, लेकिन उसको ये पता तो होना चाहिए कि वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसे पता होना चाहिए ना कि वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके ना पिता को पता है ना मां को पता है, तो वो वैक्सीनेशन जान ही नहीं पाएगा। और सरकार अधिकारी आप सब IAS जो बनेंगे, आपको तो मतलब नहीं, आप तो बढ़िया बस मस्त गाड़ी और केवल एक काम, रोड पे खड़े होकर के अगर कोई इधर उधर कर रहा है दाएं बाएं फोटो खिंचवाए, अब चलो तुम इधर चलो, तुम इधर चलो, तुम आधा इधर जाओ आधा उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, शोले फिल्म के असरानी की तरह। तो आप सब तो ये करेंगे, ये फिक्स है, ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेरे ही हाथ से निकल करके सेलेक्ट हुए, आप सबको पता है। लेकिन ठीक है, आज कहीं से भी मुझे नहीं दिखता। हाँ सर, आपका जो प्लान है ना POD को रोकने का, आज वही बच्चे कहते हुए, क्योंकि बच्चे आपस में मुझसे मिलते हैं, बच्चे कहते हुए ये पाए जा रहे हैं कि यार मैं यहाँ हूं, यहाँ तो काम करने का कोई मौका ही नहीं। अरे यार कैसे कह सकते हो काम करने का मौका नहीं, यहाँ के लोग उदासीन है। अरे वहां के लोग उदासीन है तो जोश भरो ना भाई। ठीक है, तो अब क्या होगा, वैक्सीनेशन लगेगा नहीं, वैक्सीनेशन नहीं लगेगा तो बच्चा क्या होगा, कई बीमारियों का शिकार, इधर न्यूट्रिशन नहीं, इधर हेल्थ केयर नहीं। तो अगली समस्या क्या हो जाएगी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हम पढ़ते हैं ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग छपाक सबसे नीचे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आएगा जो कहेगा कि भैया केवल तुम्हारे यहां गरीबी नहीं है, तुम्हारे यहां बेस्टेड स्टंटेड बच्चों की तो फौज खड़ी हुई है। बेस्टेड स्टंटेड बच्चे यानी जिनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ चाहे शरीर की और चाहे मस्तिष्क की कम हो रही। लो भैया, यानी एक बहुत बड़ी आबादी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो गई, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड पर हम प्राउड करते हैं। मित्रों, भारत के पास 3D हैं। पहला D डेमोक्रेसी, दूसरा D डिमांड, तीसरा डिविडेंड। तो डेमोक्रेसी भी सही है और डिमांड भी सही, चूंकि इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। यानी अगर इंडिया की GDP 100 रुपए की होती है तो उसका 60 रुपया आता है। हम जब कंज्यूम करते हैं तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चल पड़ता है, यानी डिमांड और सप्लाई के सर्कुलेशन से इकोनॉमी अच्छी चलती है। लेकिन क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली सही है, प्राउड कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी, ये भी वही डेमोग्राफिक डिविडेंड है एक। और दूसरा, ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक बर्डन भी है इंडिया पर। आप कहेंगे हैं सर ये तो कॉन्सेप्ट सर सरकार कभी बताती नहीं, सरकार लाती नहीं। तो भाई ये सरकार क्यों लाएगी और कॉलेज इसे क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर कॉलेज में पढ़ाया गया तो सरकार की तरफ से फंडिंग रुक जाएगी और सरकार बता ही नहीं सकती। इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वह एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक बर्डन यानी जनसांख्यिकीय बोझ भी है। आप कहेंगे सर अब तो आप भाषण की मुद्रा में आ गए हैं और अब आप इसको बोझ बता रहे, कैसे सर जरा जस्टिफाई करिए। तो हम कहेंगे आइए, कैसे जस्टिफाई किया जाए कि ये बोझ है। आप सोचो, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई है, आयुष्मान भारत मिशन, आयुष्मान टेम्पल, आयुष्मान मंदिर जो बनाए गए हैं, जिसमें 5 लाख तक का बीकर सेक्शन को बीमा कवरेज दिया जा रहा है, ये कौन लोग हैं, ये यही बेस्टेड स्टंटेड हैं जो बाद में जाकर के गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। उनके लिए सरकार जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में खत्म होना चाहिए था, और इंफ्रा मतलब केवल सड़क नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर,
उससे भी इंपॉर्टेंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एजुकेशन का इकोसिस्टम, स्किल का इकोसिस्टम, एंड थर्ड डिजिटल इकोसिस्टम, एआई इकोसिस्टम। एआई का भी इंफ्रा होता है ना, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़क, ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, पोर्ट, विमानपत्तन, दैट्स इट, फिनिश। एआई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, बोलो भाई। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, चिंतन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या हो रही है यहां पर घटना आप देख सकते हैं। तो बोझ बना कि नहीं, कमेंट करिए, बोझ बना। और जैसे ही बोझ बना तो फिर यूपीएससी ने कहा रुको, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले आ रहे हो, जरा एक प्रश्न का उत्तर दो। पॉवर्टी इज एनीवेयर, थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। कहीं पर भी गरीबी है तो हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। तो कहीं पर भी गरीबी, इतनी बड़ी आबादी क्या है, मैं नहीं कह रहा हूं, और ये गवर्नमेंट का डेटा है, कोई अखबार आलोचना नहीं कर रहा, गवर्नमेंट का डेटा क्या कह रहा है, साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन। तो ये जो साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन में है, इनके लिए क्या करेंगे आप, इनके न्यूट्रिशन के लिए काम करेंगे, तो सरकार का एक बड़ा फंड गया, इनके हेल्थ केयर के लिए काम करेंगे। कल ही मैंने आपको पढ़ाया सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है। तो अगर सक्षम होते तो एचपीवी वैक्सीन अपनी जेब से लगाते, सरकार का वो पैसा बचता और वो ग्रेटर इंटरेस्ट में बृहत्तर हित में खर्च होता। जैसे मैंने बताया कि मेरी बेटी की उम्र 10 साल है, लेकिन उनका ये वैक्सीनेशन 2 फेज में 9 और 10 की ईयर में कंप्लीट हो चुका। ऐसे ही ना जाने जितने भी लोग थोड़े से सक्षम है, अवेयर है, उन्होंने ये सब करा लिया। वो सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो सरकार का वो पैसा बच रहा है। लेकिन कहां नहीं बच रहा, पॉवर्टी अगर, इफ पॉवर्टी इज एनीवेयर, कहीं पर भी है, तो वह हर जगह की प्रॉस्पेरिटी के लिए थ्रेट है, चूंकि आपको खर्च करना पड़ेगा। और यही जब बड़ा होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत 5 लाख का कवरेज, ये क्या है। तो अगर हम इनिशियल ही कनेक्ट कर लें और इनिशियल ही इस प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन को ब्रेक कर दे तो, और इसको ब्रेक करने का भी तीसरा पॉइंट आ रहा, इसको ब्रेक करने का जो फार्मूला है, उस फार्मूले का नाम बता दीजिए। और ये इसी फार्मूले के लिए मैं अपने अर्जुन तलाश रहा हूं, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस छोड़ चुका हूं, एक विशुद्ध अध्यापक हूं मन से, लेकिन वो कब मिलेंगे बच्चे, एक मिली हुई है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, जैसे रिदम आनंद जो आईएएस यूपी कैडर अंडर ट्रेनिंग, वो एक मिली है जहां से एक उम्मीद है, लेकिन अभी उसको डीएम बनने में एटलीस्ट 8 साल लगेंगे। तो ये कैसे होगा, स्कूल का नाम बताइए जो मैंने प्लान किया है इसको, इस ब्रेक, इसको रोकने का। चलो आप ही लोग बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो दूसरा हो गया, यानी बच्चे को चाहिए हेल्थ केयर, यानी अगली पीढ़ी को। तो अब तीसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या है, सुनील अभिव्यक्ति 6HR जो मैंने बनाया, मानव को मानव संसाधन में बदलने के लिए 6 चीज, मेरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या भैया, तीसरा है एजुकेशन, यानी शिक्षा। फिर क्या है, स्किल है कि नहीं, कौशल। और फिर समय समय पर रीस्किल, अप स्किल, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। और फिर एक जॉब भी चाहिए, और जॉब नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब, जॉब नॉट ओनली प्राइवेट जॉब, यानी एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बने और हर गांव में एक स्टार्टअप हो, ऐसा। तो ये सुनील अभिव्यक्ति 6HR फार्मूले से ये वंचित हो जाएगा कि नहीं। तो क्या है भैया, साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन, कि अगर एक पीढ़ी, जनरेशन 1 इसे मैं कह दूं, अगर गरीब है तो अपनी जनरेशन 2 को ये सारी फैसिलिटी नहीं दे पाएगी, तो कुछ गुदड़ी के लाल तो निकल करके आएंगे। जैसे कुछ लोग नहीं, गरीब, अब जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो एक पेट्रोल पंप भरने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले का बच्चा बना आईएएस, एक रिक्शा खींचने वाले का बच्चा, एक, वो भी 8-10 सालों 15 सालों में एक। अब उसको नेशनल न्यूज बना करके जितने भी गरीब बच्चे, उनको एक एस्पिरेशन दिमाग में डाल लेना, तुम भी आओ, आना चाहिए। लेकिन आप सोचो कि कितनी बड़ी समस्या है, और यह समस्या आपके साथ कनेक्टेड है। अब आता है, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद अब ये नहीं दे पाएगा, तो इसकी गुदड़ी के लाल थे, कुछ बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं, बट सब तो ऐसे नहीं हो पाते, होते तो शायद उनकी फैमिली के और लोगों को भी उस समय, उनकी जो फैमिली थी, उतने ही टैलेंट के साथ आगे बढ़ पाते। सचिन एक ही होता है, जबकि सचिन तेंदुलकर को, सचिन
तेंदुलकर को प्रैक्टिस कराने उनके भाई लेके जाते थे, जिनका नाम था अजित तेंदुलकर। तो अगर अजित ये समझ रहे थे कि क्रिकेट अच्छी चीज है तो वो खुद भी तो खेल सकते थे, उन्हें पता था नहीं, उनके अंदर वो नहीं है, उन्होंने अपने भाई के अंदर, कजिन ब्रदर थे, उन्होंने भांप लिया कि यार ये तो बड़ा अच्छा हिट करता है, और लेके चले गए रमाकांत राचरेकर के पास। गुरु अच्छा मिला तो भगवान ने जन्म लिया, और उनको भगवान कहना भी कहीं से बुराई नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर है, तो उनको इसलिए क्योंकि मुझे पता है हमारी जनरेशन के लिए वो कितने बड़े आइकन थे, क्योंकि तब उस समय इंडिया स्पोर्ट्स में माइनस में चल रहा था, जीरो में भी नहीं, माइनस में। अब तो मान लो मनु भाकर हो गई या और भी जो ओलंपियन हो गए, ये लोग निकल करके आए, लेकिन उस समय क्या था, नीरज चोपड़ा जी हो गए, मुझे बड़े पसंद है वो भी। आप सोचो कितने लोग हैं, लेकिन उस समय तो नहीं थे ना। तो हम लोगों के हीरो वही हुआ करते थे। सुबह उठ के हम लोग अखबार का पहला पेज पढ़ने की बजाय, चूंकि मैं आखिरी पेज पढ़ता था जो स्पोर्ट्स वाला आता था, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। खेलने की भी इच्छा थी, लेकिन हमारी फैमिलियां ऐसी होती नहीं है, खेलोगे और वो भी मैं, ठीक है। तो ये जनरेशन कमजोर हो गई कि नहीं? अब जब सेकंड हुई तो क्या ये थर्ड वाली कमजोर होगी कि नहीं? अब थर्ड हुई तो क्या फोर्थ वाली कमजोर होगी कि नहीं? फिफ्थ, फोर्थ हुई तो फिफ्थ वाली होगी कि नहीं? फिफ्थ हुई तो सिक्स वाली, और फिर ये, यही प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन है, यही साइकिल ऑफ डिप्रीविएशन। इसी को तोड़ने का मैंने अपना स्कूल जो रजिस्टर्ड कराया, जिसका नाम है BPOD, ब्रेक द पॉवर्टी ऑफ डिप्रीविएशन। ये मेरा स्कूल होगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए बहुत पैसा। बहुत पैसा एक अध्यापक कमा पाए बड़ा मुश्किल है। उसके लिए गेम बहुत सारे खेल रहा हूं, ईश्वर कहां बनाएंगे मुझे नहीं पता कैसे ये चीज हो पाएगा। तो ब्रेक द पॉवर्टी ऑफ डिप्रीविएशन, कि हमारे स्कूल्स में क्या होगा, केवल एजुकेशन नहीं होगा। एक बच्चा आ रहा है, वो अगर उसका हैंडीक्राफ्ट में अच्छा काम है तो उसको क्लास 1 से ही एजुकेशन उतनी ही, जिसमें वो एजुकेशन एक एकेडमिक उसका रिकॉर्ड हो सके, बाकी उसका पूरा फोकस हैंडीक्राफ्ट पे होगा, जिससे वो अर्निंग करे। इस तरीके से हम प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन को ब्रेक कर पाएंगे, केवल एजुकेशन के द्वारा नहीं, क्योंकि हर बच्चा पढ़ने में एक जैसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी क्लासेस क्या, वन साइज फिट्स ऑल, सबको खड़ा करो, गुरुजी आ गए, पंडित जी, चलो बच्चों, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, ए फॉर एप्पल। पिछली कितनी पीढ़ियां ए फॉर एप्पल पढ़ के आ रही हैं, क्या किताबें बदल नहीं सकती? ए फॉर AI भी तो हो सकता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा तो नहीं अभी आ रहा है AI। ए फॉर AI हो सकता है कि नहीं? बोलिए। आई से इंक पॉट हम लोग पढ़ते हैं, आई, तो आई से इंडस्ट्री हो सकता है कि नहीं? आप सोचिए, आई से इंडस्ट्री, बी से बैट, बी से बॉल। फॉरेन में बैठे हुए हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं। चाहे AI के सारे टूल्स ले लो, उसके पहले कंप्यूटर ले लो, उसके पहले उसके कंप्यूटर और AI के बीच का इंटरनेट ले लो। आप क्रिएट कर रहे हैं क्या? बोलिए। आप कहां बना रहे हैं? सारी चीजें वहां से बन के आ रही हैं, हम सब यूजर्स हैं, दुकान खोल करके बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करा रहे हैं, साइबर कैफे खोल रहे हैं। तो कंप्यूटर किसके लगे? माइक्रोसॉफ्ट के लगे। तो चिंतन कीजिएगा, हम सब यूजर्स हैं, यूज करते हैं, क्रिएटर्स नहीं है। तो क्रिएटर आप कैसे बनाएंगे? जो मैंने आपको फार्मूला दिया कि भैया केवल स्किल मत सिखाओ, समय समय पर उसको अपग्रेड करो, री स्किल करो, और समय के अकॉर्डिंग उसकी स्किल को और अप करो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, कि आज वो 1 यूनिट उत्पादन कर रहा है, कल वो 2 यूनिट का उत्पादन करे। तो ये मैं इसलिए यहां बता दे रहा हूं, क्योंकि ये लेक्चर मैं बहुत बार ले चुका हूं, तो इसलिए ये तीसरा वाला यहीं मैं खत्म कर दे रहा हूं। कंटेंट आपको PDF दे दूंगा, आप स्वयं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो साइकिल ऑफ डिप्रीविएशन सब बच्चों को समझ में आ गया। टूटेगा कैसे आपको अच्छे से पता है। इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, जो ओल्ड होंगे उन सबको तो पता है। 2019 में या 20 में, मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं डेट, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लान स्टार्ट किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने, मैं गाड़ी निकाला, और क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि खुद ही ड्राइव करूं, तो मैं ड्राइव कर रहा था। जैसे ही मैं मोड़ा, तब तक FM पे एक ऐड आने लगा। मैंने गाड़ी रोक दी। क्यों रोकी? ऐड के कारण नहीं, जैसे मतलब मुझे सुनाई दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में, बस जैसे ही मैंने तुरंत गवर्नमेंट का ये क्या करने जा रही, तो एक प्रोग्राम शुरू किया था,
एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या क्या? उद्यमी मानसिकता विकास कार्यक्रम। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी इस बात को कह रहे थे, जबकि स्वाभाविक है, मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा या किसी भी पार्टी की विचारधारा से कनेक्ट नहीं करता। चिंतन कीजिएगा। फटाफट मैंने अपनी टीम को तुरंत कॉल किया। हमने कहा एक अभी अभी दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे जाओ और यहां से ये निकालो। उसमें मेरा ऑफलाइन कोचिंग था, आप सबको पता ही। अभी भी अगर आप गूगल करेंगे अभिव्यक्ति आईएएस तो आपको एक नीचे से ऊपर तक की पूरी 4 माले की बिल्डिंग, उस सब मेरा अपना खुद का ऑफिस था। वो अभी भी उस पर दिखेगा। वो मुखर्जी नगर में अपनी रसोई के साथ में लाइब्रेरी भी थी, क्लासरूम था, ऑफिस था, सब कुछ। तो मैंने अपनी टीम को बोला, उन लोगों ने फटाफट निकाला और फॉर्म सबमिट कर दिया। और मुझे भी उसमें चुन लिया गया कि जो एक्सपर्ट, चूंकि उस समय आप सबको पता मैं अनअकैडमी पे था, ऑब्वियस से पूरा एकदम सब कुछ था, जलवा टाइप का ही था। और अनअकैडमी बहुत तेजी से बूम कर रही थी। उसमें सिविल यूपीएससी वाली कैटेगरी में ऑब्वियस है आपके गुरुजी ही ठीक ठाक आगे चल रहे थे। तो वहां पर जब वो पूरा रिकॉर्ड गया अनअकैडमी का सोन मेरा, तो तुरंत मुझे बुला लिया गया। मेरे जैसे और भी कई जो स्किल्ड लोग थे उनको हायर, मतलब उन्होंने बुलाया। और मुझे स्कूल मिला, ये जो कमला नगर के पास में है, शक्ति नगर में सर्वोदय कन्या विद्यालय मुझे अलॉट हुआ। सोचिए कि मेरा कितना बिजी शेड्यूल, हमारी कंपनी बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी, काम की, कंटेंट से लेकर के लेक्चर और हर चीज में। चैनल चैंपियन हुआ करता था, एक पोजीशन होती थी अनअकैडमी पे, जो चैनल को सबसे ज्यादा व्यूज, सब्सक्राइबर्स या रेवेन्यू लाता, वो चैनल चैंपियन होता। उसकी पूरी जिम्मेदारी होती, लगातार मीटिंग होती है। आपको पता नहीं होता सुबह 8 बजे मीटिंग होगी कि दोपहर में 8 बजे, मतलब रात को 8 बजे, या कब हो जाएगी। आप खाना खा रहे तब भी आप मीटिंग में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पे अच्छा करते हैं तो वो लोग वसूलते भी खूब है कंपनियां। फिर भी मैंने वो ज्वाइन किया। सोच लीजिएगा, सर्वोदय कन्या विद्यालय। और उसमें मैंने ये इस प्रोग्राम के तहत जो भी मुझे जिम्मेदारी थी, यानी स्किल सिखाना, मैंने बच्चों को सिखाया। अब आप कहेंगे सर आप अपनी महानता बताने के लिए सब बताए थे क्या? हम कहेंगे नहीं, ये पृष्ठभूमि बनाया था उस दर्द के लिए जो अब मुझे मिलने वाला था। एक दिन एक लड़की क्लास में खड़ी होती है, क्योंकि वुमेन स्कूल था। सारे बच्चे मुझसे बड़ा खुश रहते थे, क्योंकि मैं थोड़ा खुश मिजाज हूं, सबके सर पे हाथ रख देना, टपली मार देना, ये मेरा जो मतलब एक ऐसा नहीं बच जाके खड़ा हो गया। और थोड़ा मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह का लुक रखता हूं, तो और भी लोगों के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता हूं। एक लड़की खड़ी होती है, ये लिखना है आपको आंसर में, एसे में लिखना है आपको, प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन कैसे स्किल प्रोग्राम को भी फेल कर सकता है, इनका नहीं, दुनिया में किसी का भी। ये जो साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन। खड़ी हुई, उसने बोला कि सर पता है कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, पिछले 2 दिन से आपने ऐसी सी बातें बताई कि मेरी मम्मी कह रही थी कि हम लोग भी आएंगे, बैठेंगे। लेकिन सर पता है हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जो भी बात आप बताए हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यानी कि आपको ऐप बनाना सीखना चाहिए, ये सीख, कह रही थी सर हमारे घर में तो मोबाइल ही नहीं। अब आपको लगेगा कि मोबाइल नहीं, इसमें कौन सुनील सर घायल हो जाने वाली बात है। बहुत बड़े लेवल, बहुत बिग लेवल पर घायल हो जाने वाली बात है। जैसे ही मैंने सुना, मैं एकदम जैसा ना ओंडेड, एकदम घायल हो गया। मैं घायल क्यों हुआ? अगर मैं सिस्टम को ना समझता तो शायद अच्छा बेटा मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, जब हो जाएगा फिर काम करना। फिर मुझे समझ में आया वो कॉन्सेप्ट जो आप लोग हमेशा पढ़ाता हूं, डिजिटल डिवाइड। अब चूंकि जो आदमी ज्यादा घुस के स्टडी किया ना, उसको तकलीफ भी अधिक होती है। जिसने केवल बस पढ़ लिया हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या, उसको काम मिल गया तो उसको लगा ठीक है। लेकिन जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो दर्द लेता है, पेन लेता है। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटिल, जो ज्यादा पढ़ा है वो अंदर से तकलीफ लेगा। तो मैं उन सब के सामने तो भाई शून्य हूं, लेकिन अब थोड़ी बहुत स्टडी अच्छी की है तो उस वजह से एक अंदर तकलीफ आई। डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ये बात तो सही है, सरकार ये तो कर रही है, दिल्ली सरकार, लेकिन जो सबसे बड़ा इश्यू है कि हम उनको स्किल सिखा देंगे, वो उस स्किल को प्रैक्टिकलिटी में लाएंगे कैसे? वो उस स्किल को प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? हमने तो सिखा दिया, ऐप कैसे बनाएंगे, अपनी टीम का सपोर्ट भी दे दिया
कि समोसा बनाओ उसी ऐप पर बेचो। लेकिन यार वो ऐप चलाएंगे कैसे, उनके पास तो इंफ्रा ही नहीं। तो वो डिजिटल डिवाइड ने मुझे घायल किया कि यार इनके पास तो इंफ्रा ही नहीं। इंफ्रा केवल मोबाइल नहीं है, मोबाइल, उस मोबाइल को चलाने की जो परचेजिंग पावर होती है ना, वो भी होनी चाहिए, यानी पैसा, बिकॉज वो इंटरनेट से चलेगा, उसे अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए। या अगर आप सिम यूज कर रहे हैं तो आपको जो आपका रिचार्ज होगा वो 200-300 के रिचार्ज से महीने भर का बिजनेस नहीं कर पाएगा, 500-1000 का रिचार्ज लगेगा, वो पैसा कहां उनके पास। तो सरकार ने ये प्रोग्राम तो स्टार्ट किया, लेकिन जो ज्ञान है उस लेवल पर, जो एक होता ना सप्लाई चेन, कि कैसे एंटरप्रेन्योर जब हम क्रिएट करें तो उसको जिस सप्लाई चेन की नीड है वो पूरी की पूरी होलिस्टिक सप्लाई चेन हम उसे दे दें। तो सप्लाई चेन तो हमारे पास था ही नहीं। फिर मैं जो वहां की प्रिंसिपल थी उनसे काफी बातचीत मैंने की, फिर सरकार से भी कनेक्ट करने की कोशिश की। ऑब्वियस है सरकारों से कनेक्ट हो नहीं पाया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने, कोविड का टाइम था और मुझे अलॉट हुआ बुराड़ी का एक कोई कॉलेज था। बुराड़ी से मतलब वहां से शिफ्ट करके बुराड़ी डाल दिया गया। 2 ही साल हमारी अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर के, जो मैं जस्टिस नहीं कर पा, हो गया, बात आई गई। आज आपको बताता हूं, उस समय मैंने बताया था ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने यही जान लिया था कि मैं बुराड़ी भी जाऊंगा, किसी भी बच्चे का दिमाग में हिला देता हूं। आप सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है, हर एक बच्चे को पता है कि दिमाग हिला देता हूं। एम लक्ष्मीकांत 2019 में एक लेक्चर लिया था और लगभग 1 लाख से ऊपर तो केवल लाइक है। 2019 में जब एम लक्ष्मीकांत को बहुत कम लोग जानते, तो उसके बाद देखो टीचरों ने पढ़ाना स्टार्ट किया, हर एक टीचर के 3 मिलियन 4 मिलियन इतने व्यूज हैं। लेकिन स्टार्ट किसने किया? मैंने किया। तो मुझे पता है मैं किसी का भी दिमाग हिला सकता हूं, लेकिन दिमाग हिला देना, उसके बाद अपनी तकलीफ लेना, यहां पर चोट लगाना, मैंने कहा यार इतना मैं ताकतवर नहीं, क्योंकि दिमाग तो हिला दूंगा, उनके पास डिजिटल ही नहीं है, सॉरी इंफ्रा ही नहीं है। इंफ्रा में हम क्या कहते हैं? मोबाइल फोन, इंटरनेट। अरे नहीं भैया, इंफ्रा में पैसा भी है। पैसा नहीं वो उनको आप मोबाइल, अब आ जाए कि इस राज्य की सरकार ने मोबाइल फोन दिया, स्मार्टफोन दिया, पता नहीं क्या क्या दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या केवल मोबाइल फोन चाहिए? उसको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट की स्पीड अच्छी चाहिए और रेगुलर चाहिए। रेगुलर चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 दिन भारत नेट चला, तीसरे दिन आंधी आई, खत्म हो गया। अब क्या होगा उसका बिजनेस? उसके समोसे तो सड़ जाएंगे जो उसने ऐप पर बनाए। और वो लड़कियां जो बीकर सेक्शन से आ रही, वो घरेलू, यानी स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूं, वो किचन वाले स्टार्टअप से ही अपने आप को आगे ले जा सकती, क्योंकि उनके पास बहुत बेसिक कुछ नहीं। अब वो गुदड़ी के लाल हटा देना, पता चले कोई कहे नहीं सर यहां से निकल करके आए। मैं होलिस्टिक नहीं कह रहा हूं, एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। तो मैंने उन लोगों को वो आइडिया दिया था और बहुत प्रैक्टिकल चार्ट बना करके, जैसे आप लोगों को पढ़ाता हूं, उनको बहुत पसंद आया था बच्चों को। उन्होंने कहा सर ये तो बहुत अच्छा है। और सोचो कि आज उनमें से 1-2 बच्ची अपना स्टॉल बना रही होती तो जोमेटो उसके बाद एकदम से राइज किया ना, तो जोमेटो वगैरह के साथ वो लोग कनेक्ट होकर के और आज उनकी इकोनॉमी चल पड़ी होती। इंडिया में जब कंज्यूमर ही कंज्यूमर है तो तुम भी कंज्यूमर के लिए बनाओ, बाहर में जाए। मैंने उन लोगों को यही कहा कि फैक्ट्री लगाने से अच्छा पहले तुम कंज्यूमर, पहले तुम तो इंडिपेंडेंट बनो मेरे बच्चों। उसका चेहरा आज भी नहीं भूला। और फिर आप सबको ये पता है कि मैंने 70 बच्चे थे क्लास में, सबको गोद ले लिया। प्रिंसिपल से कहा कि आज के बाद इनमें से कोई भी अगर आप ऊपर की पढ़ाई करना चाहते हैं, और ये सब रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप जा करके चेक करेंगे, ऑन रिकॉर्ड है ये सब, क्योंकि ये सरकार की स्कीम है, कोई हवाबाजी में बैठ करके और आपसे मैं करके क्या प्राप्त कर लूंगा? क्या ही मुझे प्राप्त करना है आपसे? मैंने बच्चों को गोद लिया और कुछ बच्चे मेरे इंस्टीट्यूशन में आने लगे। तो जो बच्चे आप ही जैसे पढ़ते थे, मैंने कहा कि भाई इनको थोड़ा आप लोग ट्यूशन दो। कुछ दिन हुआ, उसके बाद कोविड एकदम ताकतवर रूप से आया और फिर वहां से सारी चीजें बंद होती चली गई। तो ये चीज है। तो प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन को रोकना एक उद्यम है, लेकिन उस उद्यम को सहारा चाहिए। जैसे मेरे पास माइंड है लेकिन मेरी सोशल रिकॉग्निशन नहीं। अगर मैं अच्छी बातें करूंगा तो
2 4 10 20 50, उसके बाद मैं खो जाऊंगा। अब आप ये मत कहिएगा कि सर बिंदेश्वरी पाठक आपके आदर्श से, देखो शौचालय उन्होंने इंफ्रा बनवाया, एक बार शौचालय बनवा दिया फिर वो उनको वहां आना नहीं है। लेकिन एजुकेशन वैसा नहीं है। एजुकेशन में आपको डेली आना है, सुबह से शाम तक का आपका कैरिकुलम होगा कि 8 बजे 10 बजे 12 बजे 15 बजे। तो बिंदेश्वरी पाठक जी मेरे आदर्श हैं कि उन्होंने स्लम्स में जो शौचालय, बिंदेश्वरी पाठक को आप सब लोग जान रहे होंगे, मतलब मेरे लिए उनसे, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में सबसे मेरे जो 1 2 3 होंगे उनमें से वो किस नंबर पर मुझे भी नहीं पता। कोई 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी, सब पे है बिंदेश्वरी पाठक जी, चूंकि उन्होंने स्लम्स में शौचालय उपलब्ध कराए, सुलभ शौचालय जो नाम आप लोग सुनते हो। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे सुलभ शौचालय लगवाया, किताब में पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया बिंदेश्वरी पाठक, तब तो हो गया, आपने एक पेज पलटा ऐसे बिंदेश्वरी पाठक, फिर अगले पेज पे कोई और आया। लेकिन जब आप समझोगे कि उन स्लम्स में लड़के, पुरुष तो बाहर निकल करके हाथ में लोटा लेकर के, लेकिन लड़कियां, महिलाएं उससे भी एक स्टेप और आगे, वो लड़कियां, वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको पीरियड्स हैं या जो प्रेगनेंसी के बाद अभी आई हैं, जिनके शरीर को आराम की जरूरत है, उनके पास सुलभ शौचालय नहीं है। और ये ऐसी चीज है, ये सुबह से शाम की आपकी प्रोसेस है, इसलिए उनको बहुत मोहब्बत करता हूं। जिस दिन मौका मिला, बस यही आप सब में कोई एक बार वो मेरा जो अंदर का हारा हुआ सुनील है ना, जो इस एग्जाम में अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी, इंटरव्यू देने के बाद भी पास नहीं कर पाया, वो जिस दिन जीत गया कोई पहली रैंक, रिदम ने मुझे कुछ हद तक जिताया, उसने मुझे लवासना बुलाया, सोन सोन, लेकिन अभी मुझे वो जो भूख है ना कि मैं हारा हूं तो मुझे पहली रैंक चाहिए। उसके बाद बिंदेश्वरी पाठक जी, इन सब की इकोनॉमी लिखूंगा, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, नाम क्या है, जन्म कहां हुआ है, तो कोई भी लिख सकता है, इन्होंने ये किया, बड़े महान है, इनको ये पुरस्कार मिला है। सुलभ शौचालय की इकोनॉमी क्या लिखी जा सकती है, एक बार कमेंट करो सब बच्चों, क्या सुलभ शौचालय की इकोनॉमी लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती, बताइए। कि सुलभ शौचालय की अपनी एक इकोनॉमिक्स है, सिखाऊंगा किसी दिन। तो ये सारी चीजें, तो साइकिल ऑफ डेप्रिविएशन मैंने समझा दिया, ढेर सारे निबंध भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब आता है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब समृद्धि। तो यहां पर गवर्नमेंट का एक डेटा उठाया गया कि भैया जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन अभाव भी बढ़ रहा है और इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। बस यही 3 चीज डिस्कस किया गया। इनकम यानी कि एक की इनकम यूं जा रही है, दूसरे की इनकम बढ़ रही है, लेकिन वो ऐसे जा रही है, इतने का गैप। यही विषय डिस्कस किया गया जीएस पेपर 1 सोसाइटी, 2 सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 3 इन सब के लिए। ठीक है, अब आता है, ये आप लोगों को मैं करा चुका हूं, बस केवल अच्छा मुझे लगा कि चलो रिवीजन करा देता हूं। तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो स्टार्ट हुआ 2021 में, स्टार्ट हुआ कब हुआ, 2021 में स्टार्ट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका सेमीकॉन 2.0 स्टार्ट होने जा रहा है। इसी बजट 26-27 में इसके बारे में क्या किया गया है घोषणा की गई है। तो सेमीकंडक्टर ऑब्वियस है भैया, आज की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, सप्लाई चेन का मेन एक्टर है। आप ईवी बनाना चाहते हैं या एनर्जी सिक्योरिटी या कुछ भी करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में, ये मेन है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, एसे और प्रीलिम्स। इन सभी विषयों के साथ इसको हम जोड़ करके देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं द लार्ज यूएस पब्लिक डेब्ट एंड द वे फॉरवर्ड, ये प्रीलिम्स के लिए। कि अक्सर हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों कि अमेरिका की जीडीपी पर बहुत ज्यादा कर्जा है। जैसे पढ़ते हैं ना कि हम लोग पढ़ते हैं, मैंने कई बार पढ़ा है कि अगर डेप्ट, जिसको हम डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, क्या है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, यानी जीडीपी पर जो कर्जा, उसको इसी नाम से हम जानते हैं। तो हम देखते हैं इंडिया की जीडीपी पर जो कर्जा वो 60% है, लेकिन अमेरिका की जीडीपी पर 120%, यानी 100 रुपए की जीडीपी है तो कर्जा 120 रुपया। बाप रे बाप, तब तो हम कहेंगे ये देश कर्ज में डूबा हुआ है।
और भारत का है कि 100 में 60 रुपए का कर्जा है, तब भी हम कहते हैं बहुत ज्यादा है, और अमेरिका 120। फिर ये मैनेज कैसे करता है? तो प्रीलिम्स के लिए बहुत बढ़िया से मैंने इसे बेटा बनाया हुआ है, इसको आप एमसीक्यू भी हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे कि डेवलप्ड कंट्री के ऊपर, खासकर यूएस की जीडीपी पर कर्जा बहुत ज्यादा है, फिर भी ये उस कर्जे को मैनेज करके, क्या बात है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए फिर अमेरिका ने, आपको पता होगा, एमआरएनए रिसर्च को पैसा देना, यानी जो मैसेंजर आरएनए, जिसके आधार पर कोविड वैक्सीन में कुछ टीके भी बनाए गए थे, मैसेंजर आरएनए जो बड़ा आप ऐसा समझ सकते हैं इफेक्टिव वैक्सीनेशन के प्रोडक्ट डेवलप करता है। और भी तो एमआरएनए रिसर्च को, जो एमआरएनए रिसर्च डब्ल्यूएचओ कर रहा है, ट्रंप ने कहा हम पैसा नहीं देंगे, ऐसे करके बोलता है ना, ऐसे हम पैसा उसको भी नहीं देंगे, तो उसने उनका भी पैसा रोक दिया। तो ये भी इसने कांड कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। मोहिनी गुप्ता कह रही सर स्टार्टिंग तो आप ही करेंगे न्यू टर्म। हाँ बेटा, क्या ही करें, हम ही करेंगे, लेकिन तुम लोग भी तो कुछ करोगे मेरे बच्चे, कुछ तो मेरी मदद करो। सिलेक्शन के बाद अब सच बता रहा हूं, इतना डरा हूं कि अब रिजल्ट आने वाला राज पटेल का, अब ये भी मन में डर है कि क्या ही बोलूं, कुछ एकदम से। उसका भी है, राहुल का भी है, लेकिन ऑब्वियस है राज मेरे ज्यादा करीबी रहा है पिछले 3 सालों से। अब रिजल्ट आने वाला, हालत उन लोगों की भी खराब, मेरी भी, कि यार अगर तीसरा इंटरव्यू अगर गड़बड़ाया तो मैं क्या ही करूंगा तब। इसलिए भैया रिक्वेस्ट है यार, प्रीलिम्स पास करो, तुम लोग प्रीलिम्स में अटक जा रहे हो, ठीक है। मजा आया बेटे? सब लोग आनंद की अनुभूति, मेरी क्लास का मतलब ही है आनंद। अगर आनंद नहीं है तो फिर किताब बंद करके आपको बैठ जाना चाहिए। हर एक चीज में आपको आनंद लेना है, जिसको आनंद है वही आनंदमयी हो पाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की अपनी चर्चा, यानी इन डिटेल। अब इसको कहते हैं कॉपी बुक स्टाइल की चर्चा, कि सुनील अभिव्यक्ति का जो अपना था मैंने दे दिया, अब आएगा कॉपी बुक। चूंकि यूपीएससी के हम लोग इधर उधर तो बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते, नेता तो है नहीं, यूट्यूबर तो है नहीं, इन्फ्लुएंसर तो है नहीं, तो ऑब्वियस है अब हमारी लिमिटेशन यहां से तैयार हो जाती है, और यही लिमिटेशन आपके एग्जाम के लिए गोल्डन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो आपने देखा, ये टॉपिक आपको समझाएगा नंबर 1, न्यायपालिका कितनी पावरफुल है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर सकते हैं, किताब लिखना भी कभी कंटेम्प्ट बन सकता है, लोकतंत्र में फ्रीडम वर्सेस अथॉरिटी कैसे बैलेंस होती है, ये सारी चीजें आप इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसीलिए इसका आईक्यू आईपी मैंने विस्तार से डेवलप किया, ठीक है। तो पूरी कहानी एक बार आप सबके सामने मैं रख देता हूं, यानी क्लास 8th की एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक में जुडिशरी से जुड़ा एक पार्ट लिखा गया, यानी पूरा चैप्टर ही नहीं था, केवल एक पार्ट था जिसमें कहा गया कि न्यायपालिका में भी करप्शन है। अब यहां से मामला बड़ा हो गया, कपिल सिब्बल साहब खड़े हुए, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना, कपिल सिब्बल, उसी ने ये ध्यान कराया था, कपिल सिब्बल वगैरह ने। अब यहां से मामला बड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा यह भाषा जो बच्चे हैं उनके मन में न्यायपालिका यानी जुडिशरी के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती है, और इससे जो इंस्टीट्यूशनल ऑनर है, जो संस्थागत सम्मान है, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने अपनी नाराजगी दिखाई, लेकिन केवल नाराजगी ही नहीं दिखाई, उसने इस बुक पर नंबर 1 बैन लगा दिया। दूसरा, प्रिंटेड प्लस डिजिटल कॉपीज सीज करने को कहा। तीसरा, जिम्मेदार लोगों की, यानी कौन कौन थे ऐसा करने में, उनकी पहचान कीजिए, और मांगी है पहचान उनको दो, यानी जिम्मेदार लोगों की पहचान मांगी, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी है मेरे प्यारे बच्चों। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपोलॉजी अलोन इज नॉट एनफ, कि केवल माफी मांग लोगे यही अपने आप में पर्याप्त नहीं है।
और यहीं से हमारा टॉपिक यूपीएससी के लेवल पर जा करके कि भाई माफी एनसीईआरटी ने मांगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब माफी हमारे हाथ में है। अब इतना हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने भी अपना देख सकते हैं, मोदी ने क्या किया। अब एनसीईआरटी में जो हुआ होगा, अब गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्ड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकाउंटेबिलिटी तय करने को कहा, ऐसा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किताब वापस लेने, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की, यानी कार्रवाई करने की घोषणा की। सख्त शब्द मत लिखिएगा। अब बेचारा हड़बड़ा गया। एक तरफ एक जैसा तो ना कि दो के बीच में बेचारा पिस गया। अरे यार, एक तरफ एक मजबूत आदमी, एक तरफ एक मजबूत, बीच में बेचारा दुबला पतला, तो क्या करे बेचारा, पिस जाएगा। ऐसे पिस गया। कौन पिसा? अब पिस गया एनसीईआरटी। हैवी वेट चैंपियन के बीच में एक सिंकारा सिरप का प्रचार करने वाला बेचारा फंसेगा तो क्या ही होगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने क्या किया? दो हैवी वेट पब्लिक अपोलॉजी दी, इसे एडिटोरियल ओवरसाइट बताया कि हमसे गलती हुई है, और विवादित सामग्री हटाने का निर्णय लिया। आई होप आप समझ गए। ये तो हो गया एक, जैसे आप कह सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का एक रिएक्शन। लेकिन अब हम यहां से थोड़ा सीरियस मुद्रा में आते हैं और आपको ले चलते हैं यूपीएससी की तरफ, मेरे प्यारे बच्चों। और यहां से आता है ये जो जीएस पेपर 2 का सिलेबस है, जुडिशरी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशरी, अब जुडिशरी ने कहा भैया तुमने क्या किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। क्या कर दिया है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, यानी न्यायालय की अवमानना कर दी। क्या कर दी? न्यायालय की अवमानना कर दी। अब आपके मन में आएगा कि सर वाई, ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा, क्यों भाई कहा, यानी कोर्ट ने कंटेम्प्ट क्यों कहा, इसको क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, आपके मन में आएगा। तो सबसे पहले मेरे बच्चों जानिए कि ये होता क्या है। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ये होता क्या है? जब कोई कार्य जुडिशरी की जो डिग्निटी है, न्यायपालिका की जो गरिमा है, उसको कम करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर जुडिशियल प्रोसेस यानी न्यायिक प्रक्रिया में कॉन्स्ट्रेंट यानी बाधा बने। थर्ड, कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की अवहेलना करे। एंड फोर्थ, जो पब्लिक का ट्रस्ट है उसे कमजोर करे, यानी जनता का विश्वास कमजोर करे, तो उससे हम क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई होप आप समझ गए। आप कहेंगे सर क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन भी है? क्या संविधान ने इसके लिए कुछ आधार दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन का मतलब होता है कि भाई संविधान में भी दिया गया है सर क्या? हम कहेंगे हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो आर्टिकल संविधान का 129 है वो क्या कहता है? वो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति देता है। किस, क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 2115 के तहत हाई कोर्ट को भी यह पावर है, यानी 129 सुप्रीम कोर्ट। आई होप समझ गया, क्लियर है। अब आपके मन में आएगा सर हमने पढ़ा था पॉलिटी में कि कंटेम्प्ट के कई टाइप्स होते हैं, ये वाला कौन से कंटेम्प्ट में जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको जानना चाहिए कि भाई जो टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट होते हैं, तो पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट, यानी अगर कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया, आपने कहा हम तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। जैसे कोर्ट ने सरकार को कहा आपको XYZ करना है, सरकार कोर्ट के आदेश को ना माने तो फिर कोर्ट क्या करेगा? आओ गुरु कटघरे में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हो गया सिविल, यानी दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कोर्ट को बदनाम करना, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को गिराना, बेसलेस एलिगेशन लगाना, जस्टिस डिलीवरी को प्रभावित करना। एनसीईआरटी का केस इसी के तहत है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत, यानी एनसीईआरटी का केस
कैसे है? जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना, इससे गिरेगी, इसीलिए इस कैटेगरी में आता है। यहां तक की सारी पिक्चर क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब क्लियर हो गई तो अब कोई और बच्चा आप ही में से बैठा होगा, सर थोड़ा बताइए कि ये जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है ये शुरू कैसे होती है, यानी ये कैसे होती है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करेंगे। तो 3 तरीके होते हैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने के। 3 टाइप्स हैं, जिसमें से पहला होता है सुआ मोटो। सुआ मोटो, मोटू लिख लो आप, सुओ मोटू, यानी जो सुओ है वो मोटू है। कोर्ट खुद संज्ञान लेता है, इस केस में यही हुआ है। सेकंड होता है अटॉर्नी जनरल, जो सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल की अनुमति। और तीसरा होता है कि जब नागरिक यानी हम और आप सिटीजन कोई पिटीशन दायर करे, उनको लगता है, यानी हमने पकड़ लिया भाई ये व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है। आई होप आप समझ सकते, क्लियर है? अब आता है कि चलो भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इनकी पावर क्या होती है। अगर मान लो किसी को पकड़ लिए हाँ भैया तुमने किया है, तो इनकी पावर क्या है, क्या क्या कर सकते? तो पहला वो नोटिस जारी कर सकता है, यानी कोर्ट की पावर्स इसके तहत। दूसरा वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, गुरु तुमने लिखा क्यों। तीसरा वह उस मामले की हियरिंग कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। चौथा एपोलॉजी जो एनसीईआरटी ने मांगी है वो स्वीकार भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, और अंतिम पनिशमेंट भी दे सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी वाले धक 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 लगे हुए हैं। और मोदी जी का स्टेटमेंट आ गया है कि बचा लो, बचा, मतलब कि भाई थोड़ा उनका हस्तक्षेप हो गया तो कोर्ट थोड़ा दंड वंड नहीं देगा एनसीईआरटी के जो लोग काम कर रहे थे। ठीक है, अब आता है कि पनिशमेंट कैसे मिलेगा। सर पनिशमेंट के लिए कोई कानून है? यस, बगैर कानून के आप पनिश कर ही नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पनिशमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 कानून है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून 1971, इसके तहत 6 महीने की जेल, 2000 का जुर्माना या दोनों। तो एनसीईआरटी वाला इसीलिए कहा तुरंत त्राहिमाम त्राहिमाम माफ कीजिए साहब। बट हाँ इसमें ये भी है, जो मैं ऑफिशियल बोल रहा हूं, इसको जेन्युइन अपोलॉजी है तो रिलीफ मिल सकता है। तो अब अगर उनकी ये तो जेन्युइन अपोलॉजी आप समझते, एक फिल्म आई थी, सूल फिल्म थी, तो उसमें मनोज बाजपेयी और एक एक्टर था, नाम उसका शिवाजी, पता नहीं, मतलब वो साउथ की फिल्मों में विलेन का काम बहुत करता है। तो वो कोई हंस दिया तो उसने कहा कि तुमने हंसा, तो उसने कहा नहीं भाई मैं अंदर से हंस रहा था। तो पिस्टल रख दिया, कहा अंदर से हंस के बताओ। अब किसी के सर पे पिस्टल रखी हो तो अंदर से कैसे हंसेगा? तो अब जेन्युइन अपोलॉजी, अपोलॉजी और जेन्युइन अपोलॉजी ये तो कैसे होगा? खैर अब ये चीज हो गई। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने कहा था, जो अभी तक किताबों में भी नहीं है, जो रियल डेमोक्रेटिक डिबेट हम कह सकते हैं, रियल डेमोक्रेटिक डिबेट, वास्तविक लोकतांत्रिक बहस, वो यही है। अब ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं ना, क्योंकि आप इन विषयों पर अब मीडिया में खूब चर्चा सुनेंगे, तो आप उनकी बातों को अपनी राय ना बना लें। आपको तर्क करना है तो वो तर्क करने के मैं बेस दे रहा हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम और इन सब पर तो धाए 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 अपने ढंग से आए, खड़े हो गए, ये है वो है, चार फोटो दिखा दे। नहीं, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपको अपनी बातें कैसी करनी है। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं क्रिटिसिज्म वर्सेस कंटेम्प्ट। और प्लीज किसी के मन भी है सर हम आपकी बात क्यों माने भाई, आलोचना और अवमानना। तो इसलिए बेटा चूंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, यूपीएससी के, और लिटरेचर में मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आलोचना एक सब्जेक्ट, मुझे लगता नहीं, मतलब आलोचना एक सब्जेक्ट की तरह हम लोगों ने पढ़ी है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, जैसे आप पीएसआईआर ऑप्शनल है तो आप नाटो पढ़ रहे हैं, आप इंडिया की फॉरेन, वैसे ही वहां पर आलोचना एक पूरी यूनिट है। और दुनिया के सबसे बड़े आलोचक मिस्टर रामचंद्र शुक्ल, तो हमने उनको पढ़ा है, क्योंकि वो आपके हमारे सिलेबस में। तो इसलिए जो बताऊंगा बिल्कुल एकदम से उसकी ऑथेंटिसिटी होगी, उसमें ये नहीं होगा कि अपने मन से। ठीक है, यानी ये दोनों क्यों मैं समझा रहा हूं,
इसीलिए कि क्या डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में जुडिशरी की क्रिटिसिज्म अलाउ है? अगर कोई आपसे इंटरव्यू, मान लीजिए बिहार के बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है, यूपी पीसीएस वालों का भी इंटरव्यू चल रहा है, तो कोई पूछे इसी मुद्दे को लेकर के कि लोकतंत्र में क्या जुडिशरी की आलोचना अलाउड है, तो आप क्या कहेंगे? अब आप घबरा जाएंगे, आप कहिएगा यस अलाउ है, लेकिन फिर आप लिखिएगा लिमिटेशन है उसकी, यानी यस अलाउ है लेकिन सीमा के साथ। सीमा के साथ का मतलब क्या होता है? एक और टर्म यहां पर जुड़ता है जिसे हम कहते हैं वैलिड क्रिटिसिज्म। क्या कहते हैं? वैलिड क्रिटिसिज्म, यानी वैध आलोचना। अब एक हो गया क्रिटिसिज्म, एक हो गया मैंने नया टर्म आपको दिया वैलिड क्रिटिसिज्म। वैलिड का मतलब है कि आप अगर आलोचना कर रहे हैं तो कुछ आपके पास बेस है, उस बेस के आधार पर अगर आप करते हैं तो उसे कहते हैं वैलिड क्रिटिसिज्म। और वैलिड क्रिटिसिज्म यानी क्या जुडिशरी की हो सकती है? जी हां, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, जो हमें अलाउ करता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम जुडिशियल रिफॉर्म सुधार की मांग कर सकते हैं, हम एकेडमिक डिबेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यह लाइन लिख सकते हैं कि जुडिशियल डिले रिड्यूस एक्सेस टू जस्टिस, कि भैया जो इतने मामले लंबित पड़े हुए उससे जो न्याय की संकल्पना वो कमजोर पड़ रही है, तो ये कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा बिकॉज ऑफ ये वैलिड क्रिटिसिज्म है। आई होप आप क्रिटिसिज्म कोई आपसे पूछे किया जा सकता है तो कैसे? यस, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, रट लीजिएगा इसको। अब आता है कंटेम्प्ट कब बनता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। यानी कंटेम्प्ट कब बनता है? जब इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाए, बदनाम, जज पर पर्सनल अटैक हो, या पब्लिक फेथ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो, या कोई ट्रायल चल रहा हो कोर्ट में उसको इन्फ्लुएंस किया जाए बाहर से। आई होप आप समझ गए। तो यहां पर जो उन लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया गया है, ऐसा उनका अपना मानना है। सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल भी यही है बेटे कि फेयर क्रिटिसिज्म या वैलिड क्रिटिसिज्म ये अलाउ है, लेकिन अगर आप स्कैंडल करते हैं कोर्ट का तो वो अलाउ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और कुछ केसेस का नाम मैं बता रहा हूं। पहला है ब्रह्म प्रकाश शर्मा 1953 केस, सुप्रीम कोर्ट। इसमें माना गया कि ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म अलाउ है। इसी प्रकार से अरुंधति राय का केस था 2002 में। उसके तहत इंस्टीट्यूशनल अटैक को पनिश, मतलब इस केस में बताया गया कि अगर आप अटैक करेंगे इंस्टीट्यूशन पर तो वो उसके लिए आपको पनिश भी किया जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार की चीजें आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बैलेंस करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जुडिशियल अथॉरिटी को। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर कंटेम्प्ट की पावर कमजोर होगी तो रूल ऑफ लॉ खतरे में आएगा, और अगर कंटेम्प्ट बहुत मजबूत है तो डेमोक्रेसी डर में चली जाएगी। इसलिए दोनों का बैलेंस जरूरी है, याद रखिएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस पर थोड़ा मैं और डिबेट आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो विषय है इसको एक और एंगल से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला, कि ये सिर्फ टेक्स्ट बुक की कंट्रोवर्सी नहीं है। अब थोड़ा मैं इस एक स्टेप और आपको आगे ले जा रहा हूं। ये 3 बड़े प्रश्न उठाता है, जिसमें से पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों एकेडमिक फ्रीडम। उठाता है कि नहीं उठाता भैया? दूसरा इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट, और तीसरा है लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच। ठीक है? ये 3 प्रश्न उठाता है। अब आगे जो भी डेवलपमेंट होगी इस पर मैं आपको बताऊंगा। तो अंत में मेरे प्यारे बच्चों आपको बस इतना याद रखना है कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी की आलोचना अलाउड है, लेकिन जुडिशरी की लेजिटिमेसी डिस्ट्रॉय करना अलाउ नहीं है। यानी
ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को क्रिटिसाइज करो, इंस्टीट्यूशन को नहीं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। अब अगर पॉइंट इज क्लियर तो फिर तो भैया पूरा कंटेंट रेडी है। और 2023 में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीक्यूसाइट ऑफ डेमोक्रेसी। लीजिए भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अब ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरे कंटेंट का डिटेल आप देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ द कंट्रोवर्सी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका डिटेल यहां पर आपको मिल जाएगा। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जुडिशरी इन इंडिया, सारे आर्टिकल वगैरह। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये भी आपको बता दिया गया। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूरी डिटेल आपको दे दी गई है, यहां पर आप देख सकते हैं। जुडिशरी एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म, ये भी आपको बता दिया गया है। फिर आता है न्यायपालिका की वास्तविक चुनौतियां क्या हैं। फिर एनसीईआरटी और एकेडमिक ऑटोनॉमी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं जिनको आप इन डिटेल पढ़ लेंगे मेरे बच्चों। फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन, और फिर आपके सामने आता है धुआंधार प्रश्न। क्या इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे? जरा फटाफट पढ़िए और मुझे बताइए, क्या इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे? बोलो 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 बोलो, क्या इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे? ओके भैया, ओके ओके। आप कहेंगे सर आप कर पाएंगे, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर भी आगे रेडी है, देख सकते हो पूरा पका पकाया। आपकी लाइफ में मेरी एंट्री है, मेहनत नहीं करनी है, लाइफ को एंजॉय करना है। जो भी बच्चे, ये अबाउट मी, अब नया सेशन 2027 मेरा शुरू होने जा रहा है, 27 एंड 28। तो जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ हमारी मेंटरशिप में जुड़ सकते हैं। यानी अब संस्था टोटल मेंटरशिप मॉडल पर ही काम कर रही है। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। अब आता है एनालाइजिंग इंडिया साइकिल ऑफ डिप्रीविएशन एंड एफ्लुएंस। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, और इसमें यही है, ठीक है। यानी डेटा की गरीब जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर भी निकले हैं, लेकिन गरीब और अमीर के बीच का अंतर और प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन बढ़ रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में सब बता डाला है इसको, इसलिए अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। GS1 सोसाइटी में देख सकते हैं पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, यानी गरीबी और विकास। इसी यूनिट से वो क्वेश्चन था, प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन वाला, मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण, देखिए 2016 में पूछा था, सॉरी मैंने शायद 15। एन एसेंशियल कंडीशन to eradicate poverty is to liberate the poor from the process of deprivation. Substantiate this statement with suitable examples. तो गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के चक्र से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। कि आप देखिए, यही आया था भाई, यही समझाया हूं कि नहीं? यही क्वेश्चन देखिए, ये टॉपिक यही है कि नहीं? प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन यही है कि नहीं? तो बस इसकी आप प्रैक्टिस करिए। केवल सोसाइटी में नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये देखिए सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एंड हंगर, इकोनॉमी, मोबिलाइज, समावेशी, एथिक्स, ठीक है, सारी चीज। तो इसमें पूरा कंटेंट दिया गया, आप लोग इसको रीड करेंगे, कुछ भी अलग से पढ़ने लायक नहीं। ये आपका एक प्रश्न है, और इस प्रश्न पर एक बार आप लोग जरा निगाह डाल लीजिए। तब तक मैं अगले टॉपिक की तरफ रुख करता हूं। होलिस्टिक सेमीकॉन पुश अगला टॉपिक है, लेकिन उसके पहले आप लोग मुझे बता दें, क्या आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे? होलिस्टिक सेमीकॉन पुश, एक समग्र सेमीकॉन पुश। तो ये भी आप लोगों को बहुत बार हो चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। इन सब का आंसर आपके सामने, एक सेमीकॉन पुश आपके सामने।
यानी अगर कल दुनिया में मोबाइल, इंटरनेट, कार, मिसाइल, सैटेलाइट, एआई सिस्टम सब बंद हो जाए तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह होगी यही सेमीकंडक्टर चिप्स। यानी आज की दुनिया में डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा नया तेल है और सेमीकंडक्टर उस डेटा को, यानी उस तेल को चलाने वाला इंजन है। डेटा डेटा जो होता है ना, डेटा एनालिटिक्स, उसका इंजन है सेमीकंडक्टर चिप्स। इसलिए हमारा टॉपिक आपके सामने है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है, एक सामग्री है जो पूरी तरह कंडक्टर नहीं है, पूरी तरह चालक नहीं है और पूरी तरह इंसुलेटर यानी कुचालक भी नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिए, लिख देगा ये पूरी तरह कंडक्टर है या पूरी तरह इंसुलेटर है। आप कहिएगा नहीं भैया, ना पूरी तरह ये कंडक्टर है ना पूरी तरह ही इंसुलेटर भी है, बल्कि बीच की स्थिति इसकी होती है, मध्यम प्रतिपदा है ये महात्मा बुद्ध का। और इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन, आप सबको पता है सिलिकॉन वैली, अब याद रखिएगा। इसी सिलिकॉन से बनती हैं मोबाइल की चिप, लैपटॉप का प्रोसेसर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्वर। मतलब हर डिजिटल मशीन का दिमाग होता है सेमीकंडक्टर चिप। अब ऑब्वियस है, अगर ऐसा है तो सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यू बन जाता है। और प्रैक्टिकली आप देखें तो क्यों बन गया? क्योंकि कोविड का जब पैंडेमिक आया तो कार कंपनियां बंद हो गई थी बहुत सारी, या उनका प्रोडक्शन जीरो पे चला गया। क्यों? क्योंकि चिप ही नहीं मिल रही थी, सप्लाई चेन। भाई कोविड के कारण हर जगह लॉकडाउन हो गया था ना, चाइना ने देना भी बंद कर दिया था अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, यूएस चाइना का टेक वॉर भी चल रहा था। अमेरिका ने चाइना को एडवांस चिप देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आई होप आप समझ सकते हैं। तीसरा, ताइवान जो है दुनिया की 60 to 70% चिप बनाता है। अगर ताइवान में कोई क्राइसिस आया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक सकती है। इसलिए अब सेमीकंडक्टर जो है केवल इकोनॉमिक इश्यू नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बन गया। और इसीलिए हमने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और अब उसी का 2.0 वर्जन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ठीक है, और साइंस टेक इन दोनों से जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी किसी भी नेशन की डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी में पैनेसिया है, किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में सब कुछ है। ऐसे आया था तो अब जितना मैंने बताया आप लिख दीजिए भाई, बिल्कुल है, विकास में भी और सुरक्षा में भी। और वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? सेमी कंडक्टर, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने। 2025 में आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, इंडियाज एम टू बिकम ए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी भारत का एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य है। क्या चैलेंजेस हैं और सेमीकंडक्टर मिशन की विशेषताएं बताइए। भैया देख लीजिए, सेमीकंडक्टर मिशन 2021 वाला पूछा है, अब 2.0 भी लॉन्च हो चुका है। तो ये आ गया, मजा आया कि नहीं मजा आया? ये है यूपीएससी जो सुनील अभिव्यक्ति किसी क्लास में। अब यहां पर जो बच्चे हैं, मनु बेटा आप क्लास में हैं? अगर आप क्लास में हैं तो एक बार यस करें, तो मैं कुछ बातें आपको बताऊं कि मैं क्यों कहता हूं। जो नए बच्चे हैं, जो ओल्ड बच्चे, उनको पता है जीएस 1, 2 एंड 3। ये जीएस 1, 2, 3 में क्यों कहता हूं कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है? बोलिए, ये क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं जीएस पेपर 1, 2, 3? बिकॉज ये यहीं से मेरा हो जाता है। हमने केवल ऑप्शनल पढ़ने की जरूरत है, एथिक्स पढ़ने की जरूरत है, जीएस पेपर 4 और ऐसे पढ़ने की जरूरत है। जो नए बच्चे होंगे सभी, तो समझ में आया कि मैं जो कहता हूं कि 1750 मार्क्स का पूरा मेंस होता है, पूरा मेंस इसी का होता है मेंस। इसमें से 1000 मार्क्स जो हमारे होते हैं वो केवल 3 सब्जेक्ट के, ऑप्शनल, एसे और एथिक्स के, यानी 1000। और इसमें ऐसा चांस होता है कि आप 60% मार्क्स ले सकते हैं। यानी अगर 1000 में आपने 600, जो टॉपर निकाल लेते हैं बहुत इजीली, 600 निकाल लिए तो बचा 750। इसके लिए पूरी दुनिया, पूरी कोचिंग, पूरी इंडिया में यही चल रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सुबह शाम बच्चा यही पढ़ के गिरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी तैयारी अलग से नहीं करनी चाहिए, इसकी तैयारी प्रीलिम्स की तैयारी के समय ही कर लेनी चाहिए। किसकी तैयारी? प्रीलिम्स। और बाकी
टीना डाबी ने कहा मेंस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, तो 80% तो करंट अफेयर्स जो यहां से मैं कराई देता हूं उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप देखिएगा, आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे, सेमीकंडक्टर मिशन के फीचर पूछा है, आपको सब कुछ, यानी ये ना जाने कितनी बार मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अभी पढ़ाऊंगा और फिर आगे ना जाने कितनी बार पढ़ाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ न कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव तो हमेशा लेगी, लेगी कि नहीं लेगी बच्चों, बताइए। तो सेमीकंडक्टर मिशन, अब थोड़ा अपनी तारीफ भी हो जाए। अपनी तारीफ मतलब कि हम पहले कहां खड़े थे, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे सभी समस्याएं यही। अपने ढंग से मैंने थोड़ा चेंज किया। तो हम कौन थे, तो भारत पहले कहां खड़ा था, हम मोबाइल की असेंबली करते थे, यानी हम बाहर से सारे मोबाइल के कंपोनेंट मंगाए, कल पुर्जे, उसके बाद जोड़ करके मोबाइल, तो भारत असेंबलर था। एक दूसरा, हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को इंपोर्ट करते थे, और चिप तो हम खुद बनाते ही नहीं थे, यानी हम असेंबली इकोनॉमी थे। बाहर से छोटे 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 कलपुर्जे लाओ और जोड़ करके रिमोट बना दो, यानी इस रिमोट को बनाने के लिए जो कलपुर्जे होते हैं ना, कंपोनेंट्स, वो हम कुछ ताइवान से ले लिया, चाइना से ले लिया, कुछ लिया, उसके बाद लाके असेंबलिंग करके और दिखा दिया, जैसे गलगोटिया वालों ने दिखाया था ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो हम असेंबली इकोनॉमी थे, असेंबल, हम असेंबल करते थे, ठीक है। तो जैसे मोबाइल इंडिया में असेंबल हो रहा है, तो चिप कहां से आ रही, ताइवान से आ रही, यूएसए से आ रही, यानी वैल्यू एडिशन बाहर से हो रहा है, तो प्रॉफिट भी तो बाहर जा रहा है, सारा माल उनका है, तो सब कमा के तो बाहर जा रहा है, आप तो केवल असेंबल करके बेच दे रहे हो। और फिर इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 स्टार्ट होता है 2021 में। 76,000 सीआर का बजट था। इसका टारगेट क्या होगा, इतना पैसा कहां लगा, फैक्ट्री बनाओ, तो क्या बनाना, फैब प्लांट्स लगाना, क्या लगाना, फैब। आप कहेंगे सर अभी तो आप फैक्ट्री बोल रहे थे, आप फैब लिख रहे, जी हाँ, सेमी कंडक्टर की जो फैक्ट्रियां होती है उनको हम फैब ही बोलते हैं, फैब प्लांट्स लगाना। दूसरा, पैकेजिंग यूनिट्स लगाना कि बने तो उनका अच्छा पैकेजिंग। तीसरा, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में लाना जिससे वो हमारे साथ मिल करके प्रोडक्शन करें, ठीक है। जैसे टाटा ने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स का फैब, माइक्रोन ने बनाई सेमीकंडक्टर की यूनिट, लेकिन समस्या बची रही। सेमीकंडक्टर 1 हमने ये जो किया, लेकिन समस्या बची रही, क्या, मशीनें विदेशी, डिजाइन भी विदेशी, कच्चा माल भी विदेशी, समझ में समस्याएं। और फिर यहीं से आज की न्यूज जंप लेती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लेती है, आज की न्यूज जन्म लेती है ये वाला। सरकार ने समझा कि केवल फैक्ट्री लगाने में सुपर पावर नहीं बनते हैं, अब क्या करते हैं, होलिस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाते। जैसे मैंने कल कहा, भारत वाले इनोवेशन सप्लाई चेन पे काम नहीं करते, केवल पेटेंट फाइलिंग पे काम करते। तो कल मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया था इनोवेशन चेन का, तो वैसे ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम या सेमीकंडक्टर चेन को अब फोकस किया जाएगा इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में। मतलब पूरा सिस्टम भारत में ही बने, आलू प्याज टमाटर सब इंडिया में ही बने। आप कहेंगे सर ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्या होता है, तो जरा ये समझा दूं, यही सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मेरे प्यारे, जैसे स्पोर्ट्स सप्लाई चेन होता है ना बच्चों, स्पोर्ट्स का भी अपना एक सप्लाई चेन होता है, वैसे ही हर चीज का अपना एक सप्लाई चेन होता है। तो सप्लाई चेन को जरा समझिएगा, जैसे सेमीकंडक्टर जो चिप बनती है, तो उसको बनाने के लिए 5 स्टेप होते हैं। ये जो 5 स्टेप होते हैं यही है सप्लाई चेन। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई चीज बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप कहेंगे हाँ। फिर क्या किया जाता है, फिर डिजाइन के बाद मटेरियल कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना, केमिकल जो भी इकट्ठा करने। फिर इसके बाद आता है इन मटेरियल को मशीनों तक यानी इक्विपमेंट्स के थ्रू जो है शेप, यानी उनका आकार देना, शेप देना शुरू किया जाता है। और फिर उसके बाद फैक्ट्री में, फैब में चिप बनाया जाता है।
और फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में टेस्टिंग की जाती है और पैकेजिंग की जाती है। यही है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम या सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। क्लियर बेटा? पहले हम लोग कहां थे? 5वें स्टेप पे थे, केवल टेस्ट करते थे और पैकेजिंग करते थे। अब हमारा टारगेट है कि हम डिजाइन से लेकर के, मटेरियल से लेकर के, इक्विपमेंट से लेकर के, फैब से लेकर के, टेस्ट और पैकेजिंग तो हमारे पास था ही था, हम इन सब पर काम करेंगे। यही है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लक्ष्य 2026 में। मेरी तरफ से क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आउट है, प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है इसका विजन क्या है। एक तो हो गया अपना इकोसिस्टम बनाना, विजन है सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी, अपनी चिप डिजाइन पावर बनाना। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा ना, साइलेंट टेक्नोलॉजी इज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, निबंध आया था ना 2020 के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। मौन साइलेंट फैक्टर के रूप में टेक्नोलॉजी कैसे काम करती, आपने देखा। चाइना रोक दे, ताइवान में कुछ इश्यू हो जाए तो क्या होगा? आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी में पहला इसका विजन। दूसरा डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनाना, और तीसरा स्किल्ड वर्कफोर्स। अगर आपके यहाँ पांचों स्टेप पर काम होगा तो पांचों स्टेप के स्किल्ड लोग तैयार होंगे कि नहीं तैयार होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और नेक्स्ट पार्ट है सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाना, यानी पूरे शहर को ही चिप इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर देना। जैसा मैंने मनु कल आपको बताया था क्लस्टर का कॉन्सेप्ट, सेम वही चीज यहां पर भी है। ताइवान सेमीकंडक्टर क्लस्टर मॉडल वैसा ही हमें भी बनाना होगा, याद रखिएगा। तो बस ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये लिखा भी है, डिजाइन, मटेरियल, इक्विपमेंट, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, रिसर्च, इसके लिए सारी चीजें। तो बस पूरा कंटेंट डिटेल में है, आप देख सकते हैं, पूरा डिटेलिंग है, इसको आप उड़ा दीजिएगा पढ़ करके, ठीक है। और मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरा बेटा भी कहता कि पापा मैं उड़ा दूंगा आज बुक पढ़ करके, मतलब क्योंकि मेरी आदत है उड़ा देना। उसने ऐसा पकड़ा हुआ बचपन से, भी 3 ही साल का, लेकिन ऐसा पकड़ा हुआ है उड़ा दूंगा। मैं कह यार क्या ही इसके मतलब किताब पढ़ेगा पापा मैं भी उड़ा रहा हूं, हम कहा उड़ाओ भाई। तो आप लोग भी उड़ा दीजिएगा इसको। जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या उड़ा पाएंगे? फटाफट बताइए, उड़ा पाएंगे इसको? उड़ा देंगे भाई? इसका आंसर भी दिया ही गया है, द लार्ज यूएस पब्लिक डेप्ट एंड द वे फॉरवर्ड। नहीं हो पाएगी 1.3। अब सर्वे की क्लास 6 PM ही हो पाएगी, चूंकि अब इसमें मुझे टाइम लग जाएगा, चूंकि ये मुझे जो अमेरिका वाला है ना बेटा, ये आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसके पीछे रीजन है ना, अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आप फंस जाओगे। मतलब कि ऐसा क्यों है कि डेवलप्ड कंट्रीज पर कर्जा ज्यादा है, फिर भी उनके लिए वो आराम की बात होती है। चलो 1-2 पॉइंट आप बता दो तो मैं समझ जाऊं, ठीक है ना। बोलो भाई। बोलो। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला टॉपिक है, कोई बात नहीं, सर्वे की क्लास 6 PM कर लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे अपन 6 PM, कोई बात नहीं। तो अपनी क्लास है ना, क्या दिक्कत है। कोचिंग वाले पैटर्न पे चलेंगे तो फिर तो सब बेकार है। ये सुनील अभिव्यक्ति का इकोसिस्टम है, अगर इस सिस्टम में आप चल पाएंगे तो रिजल्ट कर पाएंगे, कोचिंग वोचिंग तो बेकार है। अब मैं उस पैटर्न पे चलना ही नहीं, ठीक है। मतलब वो एक ऐड आता था ना, भैया ये दीवार टूटता क्यों नहीं है, आता ना अंबुजा सीमेंट का, भैया ये दीवार टूटता क्यों नहीं, याद है। ये दीवार टूटता, वैसे ही भैया ये डूबता क्यों नहीं है, अमेरिका डूबता क्यों नहीं इतना कर्जे के बाद भी। तो अमेरिका का पब्लिक डेब्ट बहुत ज्यादा होने के बाद भी भैया ये देश डूबता क्यों नहीं है, ठीक है। यही आप पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बारीकी से समझिएगा, प्रीलिम्स के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। यानी
अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो कर्जा है उसकी ईयरली इनकम यानी सालाना आय से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? आप यही कहेंगे सर वो तो दिवालिया हो जाएगा। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो यह उत्तर बिल्कुल सही है, जिसको कुछ नहीं आता, मतलब सामान्य व्यक्ति है या उसको इकोनॉमिक्स नहीं आती है, तो उसको मैं सामान्य व्यक्ति मान रहा हूं। लेकिन यूपीएससी यही ट्विस्ट लेता है कि अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी से भी ज्यादा है, फिर भी अमेरिका दिवालिया नहीं है। डॉलर बहुत स्ट्रांग है, पूरी दुनिया उसका कर्ज खरीद रही है, यानी जरा ध्यान, मतलब वो कर्जे में है और सब लोग डॉलर 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 कर रहे हैं, यानी उसका कर्जा सब खरीद रहे हैं। बाप रे बाप। तो क्या ये रहस्य लग रहा है कि नहीं? चलिए उठाते हैं इसी रहस्य से पर्दा और आप लोगों को पढ़ाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये सारी चीजें। तो पहली चीज होती है कि भैया पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक ऋण क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐसे समझिएगा कि सरकार भी घर की तरह चलती है। जब सरकारी खर्च सरकारी आय से ज्यादा हो जाए तो सरकार बोरो करती है, उधार लेती है अपने सिस्टम को चलाने के लिए। जैसा इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, या इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास में पढ़ाया, गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस उसे कर्ज लेना पड़ेगा। तो सरकार उधार लेती है और इसी उधार को हम क्या कहते हैं? पब्लिक डेब्ट कहते हैं। सिंपल है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपकी इनकम अगर 10 लाख है और आपका खर्चा 12 लाख है तो घाटा 2 लाख का हुआ, तो आप लोन लेते हैं। सरकार भी यही करती है, याद रखिएगा। अब आता है कि सरकार पैसा कैसे उधार लेती है, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में सिखा चुका हूं पिछली क्लासेस में। तो सरकार क्या करती है? बैंक से लोन नहीं मांगती। जैसे हम और आप बैंक से लोन मांगते हैं, सरकार क्या करती है? सरकार मेरे प्यारे बच्चों गवर्नमेंट बॉन्ड यानी अपनी गारंटी जारी करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड आप सबको कल ही मैंने बहुत डिटेल से इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में बताया। तो सरकार बैंक से लोन नहीं मांगती है, सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी करती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। इनको कौन खरीदते हैं? बैंक खरीदते हैं, बीमा जो इंश्योरेंस कंपनियां है वो खरीदती हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो खरीदते हैं और दूसरे देश भी खरीद लेते हैं। तो आई होप पब्लिक डेब्ट आपको पता लग गया। ठीक है, अब आता है कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये क्या होता है? मैंने ये भी आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अमेरिका का है 120%, 120%, यानी आप देख सकते हैं। तो बस यहां पर प्रीलिम्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है मेरे बच्चों, जो पूरा यहां पर डिटेल में दिया गया है कि अमेरिका ये मैनेज कैसे करता है। प्रीलिम्स अथॉरिटी क्वेश्चन है कि अब भाई अमेरिका कैसे मैनेज करता है? तो भैया पहला है डॉलर की ग्लोबल पावर। डॉलर यानी दुनिया का व्यापार किस करेंसी में होता है? आप कहोगे यूएस डॉलर में। आप तेल खरीदना चाहते हैं तो डॉलर में खरीदिए, इंटरनेशनल स्तर पर पेमेंट करना चाहते हैं तो डॉलर में खरीदिए। फॉरेक्स रिजर्व आपको मेंटेन करना है, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इंडिकेटर है, तो भी आपको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। यानी सब डॉलर में, चारों तरफ डॉलर 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 डॉलर। इसका मतलब पूरी दुनिया को चाहिए डॉलर, इसलिए दुनिया अमेरिका को उधार देने के लिए तैयार रहती समझिएगा आप, ठीक है। तो इसको आप एक गांव के उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए गांव में एक ही अनाज, मतलब अनाज की एक ही दुकान है बहुत बड़ी, जहां से आप खाने पीने का सामान खरीदते हैं। अब सभी लोग उसी पर डिपेंड करते हैं। दुकानदार उधार ले भी ले तो लोग भरोसा करते हैं अमेरिका वही दुकान है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पता है कि ऑप्शन ही नहीं, एक ही है तो वही है। तो पहला चीज तो हो गया डॉलर। दूसरा हो गया सेफ हेवन इकोनॉमी, संकट में सबसे सुरक्षित जगह, ऐसा लोगों में विश्वास है। और यह सत्य भी है कि जब दुनिया में डर फैले कि युद्ध हो जाएगा या रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी या कोई पैंडेमिक हो जाएगा, तो इन्वेस्टर क्या करते हैं? तुरंत हर जगह से पैसा निकाल के अमेरिका में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है वही, जैसे हमारा बॉन्ड होता है भारत सरकार का ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वैसे उनका भी है बस। तो यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है दुनिया का सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। भैया इसमें तुम्हारा पैसा, दुनिया डूब जाएगी तब भी तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं। तो इसलिए जब भी ग्लोबल क्राइसिस होती है तो अमेरिका को सबसे ज्यादा पैसा मिल जाता है अपना काम चलाने के लिए तीसरा ऑब्वियस है, इकोनॉमी तो मजबूत है ही। तो अगर जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है ये
ज्यादा हो इंटरेस्ट रेट से, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि नहीं, अगर जीडीपी ज्यादा तेजी से बढ़े, जो उसको इंटरेस्ट देना है, तो जो भी लोन होता है वो सिक्योर माना जाता है कि नहीं, यानी आपकी कमाई जो ब्याज आपको अपने उधार पर देना है उससे ज्यादा है, तो ये माना जाएगा ना कि भाई आप सुरक्षित आदमी हैं, माना जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही कि अमेरिका में टेक्नोलॉजी, एआई, इनोवेशन, बड़ी कंपनियां, ये सब लगातार इनकम बढ़ाती रहती हैं, जीडीपी बढ़ता है, तो वो आसानी से इंटरेस्ट दे लेता है और पुराना कर्ज संभला रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है तो बड़ा होम लोन भी मैनेजेबल रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो तीसरा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और होता है, ऑब्वियस वहां का जो बैंक है वो भी बहुत सपोर्ट करता है। यानी अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, जैसे आपका आरबीआई है, वो है फेडरल रिजर्व। वो क्या करता है, बाजार से, मार्केट से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेता है, जैसे आरबीआई खरीद लेता है। इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्या कहते हैं, नोट्स में लिखा होगा क्यूई। मतलब सरकार को कर्ज लेने में खुद उसका केंद्रीय बैंक मदद करता है। अरे भाई, अगर सेंट्रल बैंक खरीदेगा तो उसके एवज में सरकार को पैसा देगा ना भाई, डॉलर छाप करके। तो क्या हो रहा है, घर के अंदर ही पैसा घूम रहा है, बाहर तो गया ही नहीं, अमेरिका में ही घूम रहा है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, डीप फाइनेंशियल मार्केट्स। यानी अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय प्रणाली, वो बहुत स्ट्रांग है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा। मतलब वहां पर बायर्स हमेशा रेडी रहते हैं, जैसे पेंशन फंड अगर इश्यू हुआ उसको खरीदने वाले, इंश्योरेंस कंपनीज, ग्लोबल इन्वेस्टर्स। यानी सरकार को ये अपने इंस्ट्रूमेंट बेचने में सेकंड भी नहीं लगता, लोग खरीद लेते हैं, इतना ट्रस्ट है अमेरिका का। इसके अलावा जैसे हम रुपया छापते हैं ना, अगर हमें पैसों की जरूरत है तो आरबीआई भारत सरकार का बैंकर है ना, वो भी तो रुपया छापता है, जिससे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट मोनेटाइजेशन। तो सेम वही चीज ये भी करता है, डॉलर प्रिंटिंग। अमेरिका अपनी मुद्रा छाप सकता है क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर मांग रही है। लेकिन अगर विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्री ऐसा करे तो क्या होगा, ज्यादा मनी सर्कुलेट हो जाएगी, तो उनकी जो मनी की वैल्यू वो गिर जाएगी और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यही सारी बातें हैं जो आप केवल प्रीलिम्स के लिए इसको मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें और भी बात है लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत है। एमआरएनए रिसर्च, अब अगला टॉपिक आप आइए और एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं धीरे धीरे कोचिंग से मेंटरशिप मॉडल पे इसीलिए इसीलिए शिफ्ट किया, बिकॉज आपकी रिजल्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, रिजल्ट के लिए केवल आपको स्मार्ट प्लान की जरूरत है। क्या सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बोलो भाई, सही है कि नहीं? ठीक है, अब आ गया एक, और इसको आप जीएस पेपर फॉर इथिक्स में एज ए एग्जाम्पल भी लीजिएगा। एथिक्स इन फंडिंग एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की फंडिंग। तो ये फंडिंग रोक रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन कर रहा है, ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, चूंकि ये फ्यूचर की मेडिसिन को रोक रहा है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो यानी न्यूज क्या है आपके सामने कि अमेरिका ने एमआरएनए रिसर्च की फंडिंग कम कर दी है और डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है। तो अब यहीं से महत्वपूर्ण हो जाता है कि भैया वैक्सीन में ऐसा क्या है कि डब्ल्यूएचओ इतना गंभीर बयान दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी गलती है। तो इसको आप समझिए जरा मजेदार ढंग से, ये भी प्रीलिम्स के लिए ही है लेकिन थोड़ा सा ये प्रीलिम्स के लिए। तो जो डब्ल्यूएचओ कह रहा ना कि अमेरिका तुम्हारी गलती है, तो उस गलती तक आपको मैं ले जा रहा हूं। स्टेप 1 में मैं आपको समझाऊंगा मेडिसिन का इवोल्यूशन।
यानी जो दवाएं हैं उनका विकास कैसे हुआ है। तो फर्स्ट एज यानी दवाओं का पहला दौर, फर्स्ट एज, ठीक है ना। फर्स्ट एज में क्या आई थी? केमिकल मेडिसिन आई थी, रासायनिक दवाएं। फॉर एग्जाम्पल पेन किलर आया, एंटीबायोटिक्स आए और टैबलेट आए। किसी को बीमारी हुई और यह पेन किलर या एंटीबायोटिक मेडिसिन, यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई, पोलियो वायरस की वैक्सीन आई, मीजल्स की यानी खसरे की वैक्सीन आई। मतलब क्या हो गया? बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई, ठीक है। अब आता है थर्ड एज। थर्ड एज में क्या है? मॉलिक्यूलर मेडिसिन। डॉक्टर बीमारी से नहीं लड़ रहा, अब क्या हो रहा? सेल लेवल पर यानी कोशिका के स्तर पर इलाज हो रहा है, और यही कोशिका के स्तर पर जो इलाज हो रहा है वहीं से आता है मैसेंजर आरएनए, मेरे प्यारे बच्चों। तो एमआरएनए पर प्रीलिम्स के लिए बहुत इस बार इंपॉर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार वगैरह में भी इसका जिक्र था। फिर ये तो कहते हैं भाई प्रोटीन पियो, क्यों पियो? बिकॉज सेल में टूट फूट होती है, उसको तुरंत मरम्मत करने के लिए। तो हमारे शरीर में तीन मुख्य चीजें, डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। डीएनए क्या है? ये लाइब्रेरी है, आप ऐसा समझिए। एमआरएनए क्या है? एमआरएनए मैसेज है, जो हम व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज करते हैं। और सेल क्या है? फैक्ट्री है। ध्यान से समझिएगा, यानी डीएनए को लाइब्रेरी लीजिए, एमआरएनए को मैसेज के रूप में लिखिए, और सेल को फैक्ट्री के रूप में आपको लेना। तो ये जो डीएनए है लाइब्रेरी, ये सीधे काम नहीं करता, वो मैसेज भेजता है। और वो मैसेज क्या है? यही है एमआरएनए, यानी डीएनए मैसेज भेजता, उसी को कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और एमआरएनए ही हमारे शरीर को बताता है कौन सा सेल को कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। यानी मैसेंजर आरएनए अगर मैसेज ना दे आपको ये वाला प्रोटीन बनाओ, तो आप बना नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी भूमिका है। यानी डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना रहा, वो मैसेज दे रहा है कि जा करके सेल को कहो, फैक्ट्री को कहो कि ये वाला प्रोटीन बनाए, ठीक है। यानी एमआरएनए बताता है कौन सा प्रोटीन बनाना है। आप एमआरएनए समझ गए। अब आपको यहां पर ये जानना है कि ट्रेडिशनल वैक्सीन और एमआरएनए वैक्सीन, इनमें क्या डिफरेंस है? यानी पहले क्या होता था? वैक्सीन बनाते समय वायरस को कमजोर करके आपके शरीर में डाल दिया जाता था, ठीक है। वायरस को वीक करके, यानी वायरस होता था उसे वीक करके आपके शरीर में डाल दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये जो एमआरएनए है, इसमें क्या किया जा रहा है? वायरस मत डालो, सिर्फ उसका इंस्ट्रक्शन डाल दो, बॉडी खुद प्रैक्टिस कर लेगी किसी भी प्रकार के बाहरी एलिमेंट का मुकाबला करने के लिए। ठीक वैसे जैसे किसी पुलिस को क्रिमिनल की फोटो दिखा दो, क्रिमिनल आए तो तुरंत वो पहचान ले, यही एमआरएनए वैक्सीन है मेरे प्यारे बच्चों। तो बस, और उस समय कोविड के टाइम पर पी फाइजर थी, या जिसे हम फाइजर कहते हैं, लेकिन आगे पी लगा होता, पी साइलेंट होता, लेकिन तब भी मैं उसको वैसे ही पढ़ता हूं। पी फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, इन्होंने एमआरएनए वैक्सीन बनाई थी। तो प्रीलिम्स के लिए बस आप याद रखें, ठीक है। और ये प्रीलिम्स आथॉन के क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी और रीसेंट ग्लोबल हेल्थ डेवलपमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये पीडीएफ में है, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। और जर्नी यूपीएससी की आप मेरे साथ चलाना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिस आप कनेक्ट हो सकते हैं। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद शाम को 6 बजे इकोनॉमिक सर्वे की, आज कैपिटल मार्केट की टर्मिनोलॉजी की लास्ट क्लास में। यानी आज हम थर्ड चैप्टर फिनिश करके फोर्थ चैप्टर की शुरुआत भी कर देंगे। ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।